मित्रों, आइए आज हम क्लास 7th के पाठ 3 के शेषांश अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? क बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हीरो, हीरा, चेतक, सुल्तान। हीरो, हीरा, चेतक और चौथा विकल्प है सुल्तान। तो कहानी में आपने सुना था, पढ़ा भी है कि बाबा भारती का जो अत्यंत प्रिय घोड़ा था उसका नाम सुल्तान था। इसलिए हम सुल्तान में सही का निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न ख। अपाहिज वास्तव में कौन था? अपाहिज वास्तव में कौन था? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला बाबा भारती, दूसरा खड्ग सिंह, तीसरा घोड़ा, चौथा एक ग्रामीण। अब हम कहानी में जाते हैं, हार की जीत में। तो कहानी में जब बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अपाहिज व्यक्ति मिला था। वास्तव में वो अपाहिज खड्ग सिंह ही था। इसलिए यहाँ पर हम खड्ग सिंह में सही का निशान लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग में। अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचानकर घोड़े ने क्या किया? प्रश्न है, अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचानकर घोड़े ने क्या किया? पाँव की चलने की ध्वनि को चाप कहते हैं। तो उसे घोड़े ने जब सुना, पहचान गया, तो घोड़े ने क्या किया था? उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन पर हम जाएं तो देखते हैं कि दौड़ लगाई, दूसरा लगाम तोड़ दी, तीसरा जोर से पूंछ घुमाई और अंतिम जोर से हिनहिनाया। तो बाबा भारती अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान करके घोड़े ने ना तो दौड़ लगाई थी, न लगाम तोड़ दी थी, ना ही जोर से पूंछ घुमाई थी, बल्कि उसने जोर से हिनहिनाया था। तो यहाँ पर हम चौथे विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अब आते हैं भाषा ज्ञान में। 5वां प्रश्न है, संबंध बोधक शब्द। तो संबंध बोधक शब्द है क्या? संबंध, रिलेशन। तो रिलेशन व्यक्त करने वाले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, एक शब्द का दूसरे शब्द के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि शब्दों के आपस में संबंध पर विचार करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द
संज्ञा तथा सर्वनाम का। किसका? संज्ञा का। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार के दोनों शब्द कौन कौन से? संज्ञा और सर्वनाम। इनका जो है अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, यह बताने के लिए संबंध बोधक जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक शब्द हैं के भीतर, के पश्चात, की ओर, के कारण, के प्रतिकूल, के आगे, की जगह। और भी अन्य शब्द हो सकते हैं। ऐसे तमाम शब्दों को ही संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब हम संबंध बोधक को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को देखते हैं। वाक्य है पहला, कमरे के अंदर खुसर पुसर सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर खुसर पुसर सुनाई दे रही थी। तो यहाँ कमरा संज्ञा है और खुसर पुसर सुनाई दे रही थी ये अन्य शब्द हैं। तो कमरे का यानी कि संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध है क्या? वो संबंध बता रहा है के अंदर। किसके अंदर? कमरे के अंदर। तो यहाँ पर के अंदर को डार्क किया गया है। के अंदर संबंधवाचक शब्द है। फिर आते हैं दूसरे उदाहरण में, गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में एक महात्मा रहते थे। गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में एक महात्मा रहते थे। तो यहाँ पर गांव संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और एक छोटे से मंदिर में एक महात्मा रहते थे के बीच, इन शब्दों के बीच जो संबंध बताने वाला शब्द है वह है से बाहर। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास खड्ग सिंह आ पहुंचा। तो यहाँ पर इस वाक्य में के समय और के पास ये संबंध, यहाँ पर के समय और के पास अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संबंध बोधक शब्दों का परिचय प्राप्त किया। अब निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे ये 4 संबंध बोधक वाक्य शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला प्रयोग आप देख सकते हैं, अस्तबल के भीतर घोड़ा बंधा था। तो के भीतर आपका संबंध बोधक। इसी प्रकार खा में के कारण, खड्ग सिंह के कारण बाबा भारती भयभीत हो गए थे। यहाँ पर के कारण का प्रयोग किया गया है और वाक्य बना है, खड्ग सिंह के कारण बाबा भारती भयभीत हो गए थे। इसके बाद हम ग का वाक्य प्रयोग देखेंगे, के पश्चात। खाना खाने के पश्चात वह सो गया। खाना खाने के पश्चात वह सो गया। तो यहाँ पर के पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर खाना खाने के पश्चात
वह सो गया। तो यहाँ पर हमने के पश्चात शब्द का प्रयोग किया। अगला शब्द है की ओर। इसका वाक्य प्रयोग, घोड़ा बाबा भारती की ओर स्नेह से देख रहा था। घोड़ा संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा, उसका संबंध घोड़ा बाबा भारती। तो बाबा भारती जातिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। की ओर स्नेह से देख रहा था। यहाँ पर की ओर शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है 6वां। इस पाठ में अनेक विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें से कोई 6 छांट कर लिखना है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि विदेशज शब्द क्या है। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द हैं। देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, मूल शब्द हैं। विदेशज शब्द उसे कहते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं और विदेशी लोगों के कई बार भारत में आने पर उनके प्रभाव से हिंदी भाषा में उन विदेशी भाषाओं के शब्दों की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। और जिन्हें हम हैं वो विदेशी शब्द, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि अब पता ही नहीं चलता है कि वो विदेशी शब्द हैं और वो हिंदी में पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। जैसे एक शब्द है फाटक। फाटक तो प्रायः बड़े एक दरवाजे को में जो किवाड़ लगे होते हैं उनको फाटक कहते हैं। अब इसकी हिंदी अगर ढूंढने निकलें तो बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए फाटक विदेशज शब्द को अंगीकार करके प्रायः सामान्य बोलचाल में सभी लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है असबाब। असबाब मीन्स माल खजाना। तो ये उर्दू भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा से आया है। इसी प्रकार से लगाम, यह भी विदेशी शब्द है। घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए जिस रस्सी से उसके मुंह पर बांधा जाता है उसे लगाम कहते हैं। तो यह शब्द भी विदेशी शब्द है। इसके बाद सुल्तान। सुल्तान भी भारतीय भाषाओं में विदेशी भाषा से आया है। हमारे यहाँ जो किसी क्षेत्र विशेष का स्वामी होता था उसे राजा या सम्राट कहते थे, लेकिन फारसी भाषा में किसी क्षेत्र विशेष के प्रमुख को सुल्तान बोलते हैं, इसलिए इसे भी हिंदी भाषा ने समाहित कर लिया। इसी प्रकार से नाई शब्द भी विदेशी भाषा का शब्द है। और भी बहुत सारे शब्द हैं। हम ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें पैसे दे करके जो वस्तु खरीदनी पड़ती है उसे हम टिकट कहकर बोलते हैं। टिकट शब्द इंग्लिश शब्द है जो इस प्रकार से हिंदी भाषा में घुल मिल गया है कि सामान्य व्यक्ति भी
टिकट बोल देने पर यद्यपि वो भले ही अंग्रेजी बिल्कुल न जानता हो, लेकिन टिकट से परिचित है। इसी प्रकार यदि हम ट्रेन बोल देते हैं, रोड बोल देते हैं, स्कूल बोल देते हैं, ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। खाना विदेशी शब्द है, जबकि देशी शब्द भोजन है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों के भाषाओं के बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो अब इसमें देखना है, पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आज प्रातःकाल के समय घूमने गया था। मैं आज प्रातःकाल के समय घूमने गया था। अब इसमें हमें अशुद्धि देखनी है कि अशुद्धि क्या है। तो गौर से अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रातःकाल भी समय का परिचायक है और के समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा, मैं आज प्रातःकाल घूमने गया था। जब हम ऐसा बोलेंगे तो भी वो पूरा अर्थ देता है। के समय यहाँ पर अनिवार्य नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम शुद्ध करके इसको लिखेंगे, मैं आज प्रातःकाल घूमने गया था। अब हम वाक्य खा को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं रविवार के दिन आपके घर आऊँगा। यहाँ पर जब हम गौर करेंगे तो देखेंगे रविवार एक दिन का नाम है और उसके बाद के दिन। तो रविवार स्वतः में दिन ही है, इसलिए हम इसको शुद्ध करके जब लिखेंगे या बोलेंगे तो कहेंगे, मैं रविवार को आपके घर आऊँगा। मैं रविवार को आपके घर आऊँगा। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर ग को देखते हैं। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। देखने में, बोलने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस वाक्य में अशुद्धि नहीं है, लेकिन जब हम और अधिक ध्यान से उसके शब्दों पर गौर करेंगे तो अशुद्धि है। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। अनेकों, अनेक, अगर हम अनेक का प्रयोग करें तो अनेक माने होता है एक से अधिक। तो अनेक का मतलब एक से अधिक, और अनेकों तो उसको बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं। अनेक को, अनेक अपने आप में स्वतः बहुवचन है, इसलिए अनेक को अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो फिर उसका वो अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए हम इसको शुद्ध करके जब लिखेंगे तो होगा, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। अब हम घ वाक्य पर विचार करेंगे। महिमा छत पर से गिर पड़ी। महिमा छत पर से गिर पड़ी। यहाँ कारक चिन्ह, 2 कारक चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं, वो भी एक साथ, एक पर और एक से। तो 2 कारक चिन्ह एक साथ नहीं लग सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो उचित कारक चिन्ह होगा उसको रखेंगे और जो निरर्थक होगा उसको यहाँ से हटा देंगे। तो महिमा छत से गिर पड़ी। महिमा छत से गिर पड़ी, यह वाक्य शुद्ध होगा। अब क्रियात्मक कार्य में आपको करने के लिए कुछ इसमें दिया जा रहा है, वो आपको अपनी कॉपी में इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। खड्ग सिंह
द्वारा घोड़ा छीन लिए जाने पर बाबा भारती के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे, उनके विचारों को अपने अनुमान के अनुसार लिखिए। प्रश्न कह रहा है कि जब खड्ग सिंह आया था घोड़ा देखने और बाबा भारती ने बड़े गर्व से घोड़े को दिखाया था, तो सुल्तान के मन में आया कि ऐसा सुंदर और बांका घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए, और उसके मन में घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। तो उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इस बात से को सुन करके बाबा भारती चिंतामग्न हो गए और वो विचार करने लगे होंगे तो किस किस प्रकार के भाव उनके मन में उठ रहे होंगे जब इतना कह करके खड्ग सिंह वहाँ से चला गया होगा। आइए कुछ विचारों पर हम चर्चा करते हैं। उस डाकू खड्ग सिंह के जाने के बाद बाबा भारती मन में विचार रहे होंगे, यह तो डाकू है, डाकुओं का कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई नीति नहीं होती, ये तो दूसरे के धन को अपना धन मानते हैं। मैं साधु सन्यासी किस प्रकार से ऐसे दुर्दांत डाकू का सामना कर पाऊंगा। कितने प्यार कितने नाजों से मैं इस घोड़े को पाला है और किस प्रकार से यह मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु यह डाकू निश्चित रूप से मेरे घोड़े को ले जाएगा। मैं कैसे उसके विरह को, उससे दूर होने को सह पाऊंगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के भाव उसके मन में, बाबा भारती के मन में उठते होंगे। तो ये एक उदाहरण था। आप अपने मन से अपने आप को बाबा भारती के स्थान पर खड़ा करके उनके मना स्थिति को विचार करते हुए कम से कम 50 शब्दों में उनके मन में उठने वाले विचारों को अपने अनुसार आप अपनी कॉपी में या इसी बुक में जो शेष जगह पड़ी हुई है उसमें आप इसको लिखेंगे। धन्यवाद।